गुड इवनिंग बेटा। 2000 नवंबर का क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम। 2000 नवंबर। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ के ऑन 31st March 2000। कैपिटल, ड्रॉइंग, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, फ्रेट ऑन परचेस, वेजेस 11 मंथ्स अप टू 29 फरवरी। ये 11 मंथ्स का वेजेस पैड है। नोट्स में एक क्वेश्चन में आया था, अगेन रिपीट हो रहा है। जो एक्सपेंस पे होता है वही ट्रायल बैलेंस में आता है। इसका मीनिंग 11 मंथ्स का वेजेस पेड हुआ और इन 11 मंथ्स का अमाउंट है 66,000, तो 12th मंथ का आउटस्टैंडिंग हो गया और उसका अमाउंट होगा 6,000। ये हिडन एडजस्टमेंट कंसीडर होता है। 66,000 वेजेस 11 मंथ्स का है तो 66,000 अपॉन 11 6,000 और ये आउटस्टैंडिंग हो गया। सेल्स, सैलरी, पोस्टर्स, टेलीग्राम, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेटर, बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कमीशन ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ईयर अप टू 31 जुलाई 2000। मैं आपको फाइनल अकाउंट और एनपीओ में 2 से 3 बार बता चुका हूं, किसी भी एक्सपेंस के साथ फॉर द ईयर लिख दे तो कितने मंथ्स का माना जाता है? 12 मंथ्स का। यहां तो फॉर द ईयर भी क्लियर नहीं लिखा, सिर्फ ईयर लिख दिया है। अंडरस्टूड ये इंश्योरेंस कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का या 16 मंथ्स का? ईयर का मतलब ही यही है, फॉर द ईयर। और ये अगेन कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का। फिर से सुन लीजिए, बार बार पॉइंट आ रहा है, किसी भी एक्सपेंस के साथ फॉर द ईयर वर्ड आ जाता है वो पूरे 12 मंथ्स का होता है। अब वो 12 मंथ्स कभी से कभी तक का भी हो सकता है। अब यहां लिख रहा है अप टू 31 जुलाई 2000 और आपको फाइनल अकाउंट कब का बनाना है? 31 मार्च 2000 का। तो गिनिए 31 मार्च 2000 से 31 जुलाई कितने मंथ्स हो रहे हैं? 4 मंथ्स हो गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स का ये एक्सपेंस प्रीपेड हो जाएगा। अब अमाउंट है 24,000। 24,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 8,000 रुपए प्रीपेड हो गया। बेटा अगर अगेन इसको आपने 16 मंथ्स का ले लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर फॉर द ईयर नहीं लिखा है, बिंदास 16 मंथ्स का लो। फॉर द ईयर लिखा है तो 12 मंथ्स का है बस। बैंक बैलेंस एडजस्टमेंट में आ रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक 2,25,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। मशीनरी वर्थ ₹45,000, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 99। बताइए 1 अक्टूबर 99 किस ईयर में आ रहा है? भाई ईयर को आइडेंटिफाई करना एनपीओ में अच्छे से सीख लिया है। 31 मार्च 2000 ईयर एंडिंग डेट है तो 1 अप्रैल 99 बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, मतलब करंट ईयर हो गया 99 2000 और 1 अक्टूबर 99 करंट ईयर में ही आ रहा है। क्योंकि आपने क्या देखो, इससे पहले तो बात क्लियर थी कि एडजस्टमेंट करंट ईयर के ही होते हैं, लेकिन हमने फ्राइडे को जो एक क्वेश्चन किया था मशीन वाला, वो बिफोर 2 इयर्स वाला एडजस्टमेंट था, तो उसके बाद आपका एक नया माइंडसेट बन गया। भाई ये कोई एरर है, ये करंट ईयर की भी हो सकती है, प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है, बिफोर 2, 3, 4 ईयर की भी हो सकती है। इसलिए ईयर को केयरफुली आइडेंटिफाई करना होगा। ये जो एरर है ये आपकी करंट ईयर की है। वॉज शोन एज परचेस, मशीनरी 45,000 की परचेस की है और इसको परचेस में लिख दिया है, परचेस से लेस और मशीन में ऐड। Freight paid on machine was 5,000 which is included in freight on purchase। परचेस भी ट्रेडिंग डेबिट में आ रहा है, फ्रेट ऑन परचेस भी ट्रेडिंग डेबिट में आ रहा है और उन दोनों में मशीन से रिलेटेड एक एक अमाउंट 45 और 5,000 का ऐड कर लिया है। तो परचेस से लेस 45,000,
फ्रेट में से लेस 5,000 और ये 50,000 मशीन में ऐड। कब किया? 1 अक्टूबर। और 1 अक्टूबर 99 से 31 मार्च 2000 कितना टाइम हो गया? 6 मंथ्स। डेप्रीशिएशन चार्ज करते समय बात ध्यान रखना। ओके, चलिए। कमीशन इज पेबल एट 2% ऑन सेल। सेल देखिए कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, इसको अपन डील करेंगे। आपको नहीं मालूम है भाई, मेरे साथ प्लस पॉइंट है कि सारे क्वेश्चन मुझे मेमोराइज्ड हैं, तो वो चीज मैं रुक जाता हूं। कभी इन केस कभी आप इस पर यहां ये डील कर ले, 23,10,000 सेल दिख रहा है, 2% कमीशन कैलकुलेट कर लिया, बात का एक पॉइंट पढ़कर ये चेंज हो जाएगा तो चेंज कर दो। वैसे तो मैं बार बार बोल रहा हूं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, बाद ही में उसको सॉल्व करो, इसलिए ये चीज प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हो जाए, रिवर्स मार लो, अपनी गाड़ी में रिवर्स गियर लगाकर रखो, बस छोड़ दो। अभी इसका कनेक्शन एक पॉइंट पहले आ रहा है। ये बहुत क्लास एडजस्टमेंट है, 4th नंबर, फर्स्ट टाइम आ रहा है और ये अपने आप में शायद एक ही बार आया है। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, बट द एंटायर सेल प्रोसीड हैव टेकन एज सेल। क्या बेचा है आपने? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या बेचा? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट्स। आपने एसेट सेल की। जब भी कोई एसेट सेल होती है तो रिलेटेड एसेट से माइनस होती है, राइट? इन्होंने इन्वेस्टमेंट को 10% प्रॉफिट पर सेल किया और वो जो सेल प्रोसीड थी उसको सेल में ले लिया, ठीक है? इसकी जर्नल एंट्री होनी थी कैश डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और इन्होंने एंट्री कर दी कैश डेबिट टू सेल, राइट है? अब पहले तो देखें अपन इन्वेस्टमेंट कितने का। अगर इन्वेस्टमेंट सेल किया और सेल प्रोसीड में इंक्लूड कर दिया तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रह जाएगा। इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, फिजिकली इन्वेस्टमेंट चले गए, लेकिन आपने एंट्री में इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट अभी प्रेजेंटली आपकी बुक में कंटिन्यू है। ठीक, वो इन्वेस्टमेंट आप देखिए ऊपर ट्रायल बैलेंस में कितने का दिख रहा है? 1 लाख का, ठीक है ना? ये 1 लाख इस प्रीवियस पेज पर 4th लास्ट आइटम है, दिख रहा है सबको 1 लाख। अब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट और सेल हुआ 10% प्रॉफिट पर, तो बताओ कितने में सेल हुआ? 1,10,000 में सेल हुआ। आपने वो सेल में इंक्लूड कर रखा है तो आप पहला इफेक्ट क्या दोगे? सेल से लेस सेल प्राइस 1,10,000, ये एक इफेक्ट आ गया। आपने इन्वेस्टमेंट बेचा 1 लाख का 1,10,000 में, तो ये 10,000 क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कहां चला जाएगा? P&L क्रेडिट में। और आपका इन्वेस्टमेंट अब 0 कर दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गया मतलब वो बुक से भी हट जाना चाहिए, तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट में से लेस। बैलेंस शीट एसेट साइड में इनर कॉलम में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट लेस सेल 1 लाख 0। इन्वेस्टमेंट से सेल प्राइस लेस नहीं होगी। हमेशा जो एसेट सेल होती है उस एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू को एसेट से लेस करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसेट से जो कभी भी डेप्रीशिएट नहीं होती है। 2 एसेट्स के रिगार्डिंग ध्यान रखना, कभी डेप्रीशिएट नहीं होती है। लैंड एंड इन्वेस्टमेंट नेवर बीन डेप्रीशिएटेड। तो ये 1 लाख कॉस्ट को ही आपको इन्वेस्टमेंट से लेस करना है। तो 3 इफेक्ट क्या है? फिर से एक बार रिपीट कर ले। सेल से लेस 1,10,000, P&L क्रेडिट में 10,000 और इन्वेस्टमेंट से लेस 1 लाख, ये 0 हो गया, ठीक है? ये पूरा इफेक्ट आ गया। गॉट इट? चलिए, इसके बाद अगला एडजस्टमेंट है हमारा राइट ऑफ बेड डेप्ट 10,000। दिस इज न्यू बेड डेप्ट, P&L डेबिट में आ जाएगा और डेटर से माइनस हो जाएगा। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। अभी और देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड तो नहीं है। डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 2.5%। बेटा हर दिन कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मैं आपको एक ही गाइडेंस दे रहा हूं। ये बहुत वैल्यूएबल टिप है कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पॉइंट्स को मेमोराइज रखिए, और ये तभी होगा जब आपका क्वेश्चन पर फुल डिवोशन। अब
ये याद आना चाहिए, क्या बिल्डिंग पर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं आया? नहीं आया। तो बिल्डिंग पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आया मतलब ट्रायल बैलेंस वाली बिल्डिंग पर 2.5% लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीन एंड फर्नीचर एट 10% पर एनम, दोनों के साथ 10% पर एनम कॉमन है। क्या मशीन के साथ कोई एडजस्टमेंट आया? हाँ सर आया। मशीन की पहले ट्रायल बैलेंस वैल्यू देखो, ट्रायल बैलेंस में मशीन कितना दिख रहा है? 5 लाख सेकंड पेज के स्टार्टिंग पर है। 5 लाख का 10% 50,000 हो गया। अभी ये जो नई मशीन सेकंड नंबर एडजस्टमेंट में 50,000 की खरीदी, देखो बाय मिस्टेक वो 50,000 परचेज और फ्रेट में इंक्लूड है, आपने वहां से डिडक्ट करके मशीन में ऐड किया तो अब डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा, राइट? अब 50,000 का 10% 5,000, बट 6 मंथ्स का 2500, क्योंकि रेट के साथ पर एनम वर्ड है। तो ये 50,000 ओल्ड मशीन पर डेप्रीशिएशन आ गया, 2,500 न्यू मशीन पर डेप्रीशिएशन आ गया। कितना आ गया ये? 50,500। ओके, आगे फर्नीचर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर पर 10%, ये तीनों डेप्रीशिएशन आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे याद आ गया इस स्कैनर में एक मिसप्रिंट है। किसी ने नया वर्जन परचेस कर लिया स्कैनर का? है अभी? इसमें कमीशन 2.5% के बजाय 2% प्रिंट है, और ये आज की एरर नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक बिगिनिंग से चल रही है 2000 से। तो देख लो, अगर इस साल कोई करेक्शन होकर आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज सब लोग रिमाइंडर रखना कि इस क्वेश्चन में आपको करेक्शन करना है और 2 के बजाय 2.5% करना है। आप लोगों को जब मैंने स्कैनर क्लासेस अनाउंस की थी तब यही कहा था सुचिता पब्लिकेशन का स्कैनर लाना है। उसका रीजन है ऐसी एक दो मिस्टेक इतने बड़े सेशन में मिलेगी आप, यहां पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, श्योर कर लीजिएगा। ये कोई, क्योंकि मैं टेक्निकली ये क्वेश्चन सारे मेरे पढ़ाए हुए दौर में आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन रियल मेरे को मेमोराइज्ड हैं, तो वहां चीज गलत हो रही है तो उसको बिना किसी ऑब्जेक्शन के चेंज कर लेना। 2 ही है, 2.5% कर देना सब लोग, क्योंकि जिस जिसका सॉफ्ट कॉपी में वो याद रखना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन आएगा। अब अपन अपने एडजस्टमेंट को डील करते हैं। 23,10,000 सेल था, लेकिन 1,10,000 लेस हो गया उसमें से इन्वेस्टमेंट का, तो रियल सेल कितना बचा? भाई सेल्समैन को बोलेंगे यार हमने अकाउंटिंग करते समय कोई एरर कर दी और हमारी सेल रॉन्ग है, तो देखो रॉन्ग सेल पर कमीशन थोड़ी देंगे यार हम, तो करेक्टेड सेल पर कमीशन देंगे। तो 23,20,000, जस्ट मिनट। हेलो, हाँ हाँ, एक सेकंड कर रहा हूँ। हेलो, वो कोई चार्ज तो नहीं ले रहा है? क्यों नहीं, हो जाएगा एक साथ, ठीक है। हाँ हाँ, बोल। हैं? वो डेबिट कार्ड है, उसमें हो जाती है पेमेंट। अब वो कुछ और कुछ प्रॉब्लम होगी तो अभी फिर कुछ नहीं कह सकते हैं, फिर कल करेंगे।
मेरी क्लास चल रही है अभी, भेज दी मैंने। यस, 23,10,000 में से 1,10,000 माइनस करेंगे, 22 लाख आएगा। 2.5% ऑफ 22 लाख 55,000। अब 55,000 में से ऑलरेडी कमीशन ऑन सेल ट्रायल बैलेंस में है 45,000। कमीशन ऑन सेल ट्रायल बैलेंस में दिया है, देखिए थर्ड पॉइंट कितना दिख रहा है 45। यही चीज अपन ने नोट से पढ़ी थी, बट ये एक पॉइंट एडवांस स्टेप पर आ गया। तो 45,000 पेड है, रिमेनिंग 10,000 क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। ये 10,000 45,000 में ऐड होगा और लाइबिलिटी में आएगा। ठीक है, अब बीडीआर बनाना सिंपल है। पूरे क्वेश्चन में न्यू बैड डेट के अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देखिए ट्रायल बैलेंस में डेटर कितना दे रहा है 2,50,000। 2,50,000 में आप 10,000 का न्यू बैड डेट माइनस कर दो, 2,40,000। 5% ऑफ 2,40,000 12,000। पी एंड एल डेबिट में और डेटर से माइनस। ओके बेटा, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट, बेटे ये जो 2001 में का क्वेश्चन है ये डैम इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अंडरस्टूड मानता हूं मैं हमेशा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर लीजिए, कुछ भी नहीं, आप खुद ही देख रहे हैं 3 एडजस्टमेंट है बस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस पर डिपेंडेंसी रखवाई नहीं, अपन तो ऑलरेडी क्लियर है ना। देखो दुनिया उल्टी है, सीधे देखते हैं तो नहीं दिखती है, तो उल्टा होकर देखोगे तो दिख जाएगी। बस एक लाइफ की फिलॉसफी है, फिलोसोफर्स ऐसा कहते हैं। तो आपको फाइनल अकाउंट बनाने आते हैं, ठीक है ना। कौन सी आइटम ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में आती है, ये मुझे आपसे कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, 1001% सबको क्लियर। और कौन सा ट्रेडिंग के पी एंड एल के क्रेडिट में और बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आती है, ये भी सबको क्लियर है ना। अब जो ट्रेडिंग के डेबिट, पी एंड एल के डेबिट और बैलेंस शीट की एसेट्स में आती है वो सब क्या है डेबिट, और जो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जो क्रेडिट में आती है वो सब क्रेडिट। तो आप क्या करो, फाइनल अकाउंट का जो नॉलेज है उससे ट्रायल बैलेंस बना लो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई अकाउंटेंसी को लॉजिक के साथ ट्रिक से भी डील करते हैं अपन, इतने एक्सपीरियंस सबको हो गए और अभी चलेंगे और ये एक्सपीरियंसेस। अपन ट्रायल बैलेंस बनाने में डाउटफुल है क्योंकि हमने कोई क्वेश्चन नहीं किए। भाई एक मैंने कई बार बोला है कि मैं आपको सीए फाउंडेशन में दूसरों के कंपैरिजन में 5 टाइम्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भी कर लूं तो मैं आपके 11-12 का बेसिक चेंज नहीं कर सकता हूं। मैं आपको जर्नल के 10 क्वेश्चन कराऊं, लेजर के 5-10 क्वेश्चन कराऊं, ट्रायल बैलेंस के 10 क्वेश्चन कराऊं तो आपका 11 चेंज होगा, लेकिन वो है ही नहीं, टाइम ही परमिट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, जहां जहां इस नॉलेज का यूज आ रहा है वहां मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, वहां कोई एक ट्रिक दे रहा हूं, उससे डील कर लो। आपको मालूम है ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आता है, तो भाई जो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट से आया ना, उल्टा चलना है। फाइनल अकाउंट आता है उस नॉलेज से ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। अब बोलते हैं ना मेरे को सब लोग, कौन सी आइटम डेबिट में और कौन सी क्रेडिट में आएगी, है ना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ट्रायल बैलेंस बनाने का एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। बताओ, कैपिटल क्रेडिट, इसको मत देखो क्योंकि ये कुछ सही लिख रहा है कुछ गलत लिख रहा है। इस बात से प्रूफ होता है कि टोटल नीचे देखो, डेबिट का कुछ और आ रहा है, क्रेडिट का कुछ और आ रहा है, हमें उस पर दिमाग लगानी नहीं, हमें अपनी जो ट्रिक अपन ने बनाई है उसको फॉलो करना है। कैपिटल क्रेडिट सही बोला आपने, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस। अरे रुक जाओ ना, इतनी जल्दी क्या है,
क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखा क्या कभी? देखो एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है। कब? दो ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस में, दो ऑल्टरनेटिव सिचुएशन में। कौन सी दो ऑल्टरनेटिव? ऑल्टरनेटिव इसलिए क्योंकि इधर और है, या तो ये आएगा या वो आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेस। लिख लो इसको सब लोग, बेटा ऑनलाइन भी सब लोग कॉपी में लिखेंगे। इन फॉलोइंग टू सिचुएशंस, नहीं इसको ऐसा लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of following two alternative accounts, following two alternative accounts, the closing stock will appear in trial balance. इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी का छूट गया फिर बोल रहा हूं मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग टू ऑल्टरनेटिव अकाउंट्स, following two alternative accounts, the closing stock will appear in trial balance. और नीचे लिखो नंबर 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और करके लिखना एडजस्टेड परचेस, सेकंड नंबर एडजस्टेड परचेस। बेटा ये बहुत अच्छी बात बीच में आई, मेरे को माइंड में भी क्लिक हो गई, मैंने आपके साथ शेयर कर ली। ध्यान से समझना, आज तक का आपका नॉलेज कहता भाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, नहीं आता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन है अकाउंटेंसी में जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो जाता है। वो दो अल्टरनेटिव सिचुएशन है, इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेस। देखो इन दोनों फॉर्मूला का पूरी हमारी सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग में और उसके नॉलेज में कोई यूज नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने आप में एक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो आफ्टर फाइनल अकाउंट जो कैलकुलेशन किए जाते हैं वहां यूज होती है, इंटरप्रिटेशन के काम आते। आप इसके लिए आपका 12th का रेशियो एनालिसिस पार्ट क्लियर होना चाहिए। आपने जो 12th में रेशियो एनालिसिस पढ़ा है वो पूरी अकाउंटेंसी का इंटरप्रिटेशन पार्ट है। एक अच्छा ये इंटरप्रिटेशन मतलब आप अपने डेटा का एनालिसिस करो और उससे अपने को डिसीजन लो और वो डिसीजन नेक्स्ट ईयर पर इंप्लीमेंट कर दो। ये जो कंपनीज होती हैं ये किसी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की तरह से भगवान भरोसे धंधा थोड़ी करती है। सारी प्रोप्राइटरशिप और मैक्सिमम पार्टनरशिप भगवान भरोसे किस्मत के दम पर बिजनेस करती। भाई ग्राहक आएगा, मेरी किस्मत अच्छी रही तो चल जाएगा धंधा, नहीं तो क्या है, ये ऐसा चल रहा है। कंपनी सेल बनाती है। भाई अपन ने कभी भी 10-15 साल पहले रक्षाबंधन पर और दीपावली पर अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट नहीं दी है। ये चॉकलेट बच्चों के खाने की चीज होती थी। इन बड़े फेस्टिवल्स पर मिठाई का लेन देन होता था, मिठाई चलेगी। और सबकी कैटेगरी नॉर्मल फैमिली है तो सोन पपड़ी में काम कर लेगा, और ज्यादा हायर फैमिली है तो थोड़ी अच्छी मिठाई का लगा, और रिच क्लास है तो ड्राई फ्रूट की मिठाई पर चल जाएगा। ओके, ड्राई फ्रूट पर चल जाएगा। वो
कहीं कोई कैडबरी और कोई चॉकलेट का एक्सचेंज नहीं होता था। आज इन दोनों फेस्टिवल्स पर मैक्सिमम लोग, चाहे वो एक नॉर्मल हो चाहे वो एक रिच क्लास हो, वो चॉकलेट का एक्सचेंज कर रहा है। तो ये क्या अपने आप आ गया? क्या कैडबरी ने मार्केट बनाया है? कैडबरी ने मार्केट बनाया है, उसको पोटेंशियल लगा इंडिया में, यार ये तो बढ़िया फेस्टिवल है इंडिया के, तो क्यों चॉकलेट क्रिसमस पर ही बिके, अब तो दीपावली पर भी बिकनी चाहिए। उसने मार्केट बना लिया। ये मार्केट क्रिएट किया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं और इनमें ये दो वर्ड यूज होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। और ये एडजस्टेड परचेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताओ दोनों फॉर्मूलाज में काय का डिफरेंस है? सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस का। जिन लोगों के यहां डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट बना लेते हैं, और जिनके यहां डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते हैं वो एडजस्टेड परचेस अकाउंट बना लेते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ये दो अल्टरनेटिव अकाउंट्स हैं। इन दो अल्टरनेटिव अकाउंट्स की प्रेजेंस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है। ठीक है ना, अभी अपन बैलेंस पढ़ते जा रहे हैं, है ना। और बीच में आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा। स्ट्रीमिंग थोड़ी हो रहा है, अभी जूम से चल रहा है। बोल रहा 5 बजे से आपको टाइम, आप बात करो उससे, मैं तो नाडा सर से बात करूं। हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और क्लोजिंग स्टॉक दिख गया, वो तो बताओ क्या डिसीजन लोगे? भाई अपन बैलेंस पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर पर ये सो एंड सो, और एक बीच में आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। अब और आ गया क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। यही तो मैं बता रहा हूं आपको, कब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की प्रेजेंस में, ओके। अब फिर आगे बढ़ रहे हैं, सपोज दूसरा क्वेश्चन है, सब बैलेंस 1 बाय 1 गिवन है, एक बीच में आ गया एडजस्टेड परचेस और क्लोजिंग स्टॉक, फिर वही बात, कहां आएगा क्लोजिंग स्टॉक? ट्रायल बैलेंस में, राइट है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में तभी आता है जब ये इन दो में से कोई एक अकाउंट हो। कोई भी ये क्वेश्चन मत करना भाई दोनों हो, तो दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये एक नॉलेज है जिसको आप माइंड में रखना। जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है तो फिर वही बात, वो एडजस्टमेंट नहीं रहा, वो एक अकाउंट बन गया नॉर्मल, तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा। और जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है तो उसका सिंगल इफेक्ट कहां आएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ओनली। ये जो लोग इस तरह की, ये जो आप नॉलेज ले रहे हैं, ये करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, इनका ट्रेडिंग अकाउंट एक लाइन का बनता है। आपने कितने सारे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन कर लिए मेरे थ्रू या पर्सनली, ट्रेडिंग एक लंबा चौड़ा अकाउंट बनता है। जो लोग ये वाला स्टेप ले लेते हैं उनका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है एक लाइन का। ये रहा बाय सेल, जो भी रिटर्न विटर्न हो वो एडजस्ट वैसे ही होंगे। और ये रहा टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, खत्म। और ये आ गया टू जीपी। हेलो, टेक्नोलॉजी कॉम्पैक्ट हो रही है भाई, लंबे छोड़े डेटा थोड़ी प्रेजेंट करते हैं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का। इसलिए ये सिस्टम है, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस में हो तो फाइनल अकाउंट बनाते समय वन एंड ओनली इफेक्ट कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। बताओ ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग के डेबिट में आया तो इसने क्या क्या अपने आप में इन्वॉल्व कर लिया?
ये सब अपने आप में इन्वॉल्व कर लिया। ये अकेला एक बाहुबली है, सबको लेकर एक साथ आता है। इनको फिर अब अलग अलग को लाने की कोई जरूरत नहीं है। बाय सेल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टू जीपी। ठीक है बेटा, समुद्र है ये, जितनी गहराई में जाएंगे उतने मोती मिलेंगे। बस ये भी एक थॉट है, वो भी ध्यान रखना। अब बताओ, हमारा जो प्रेजेंट क्वेश्चन चल रहा है ये है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं है और एडजस्टेड परचेज भी नहीं है। बाहर फेंको इसको, ये एडजस्टमेंट बन जाएगा। राइट है। चलो अपन डेबिट क्रेडिट पढ़ रहे हैं बेटा। ड्राइंग बोलो, डेबिट। अब यूं भी इतने सारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन कर लिए, ड्राइंग डेबिट में दिखा। ड्राइंग लाइबिलिटी से माइनस हो रहा है, इसलिए उसका इफेक्ट डेबिट होता है। चलो, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न डेबिट, फिर कैरेज इनवर्ड डेबिट, डिपॉजिट विथ एक्स डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, कैरेज आउटवर्ड डेबिट, रेंट पेड डेबिट, रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में आता है। बोलो, लाइबिलिटी में आता है तो क्या है ये? क्रेडिट। परचेस डेबिट, डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट, सेल क्रेडिट, वेजेस डेबिट, कैश डेबिट, गुडविल डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट। घर जाकर सब लोग नोट्स का ट्रायल बैलेंस टॉपिक खोलना। ट्रायल बैलेंस चैप्टर मेरे नोट्स में जो उसका सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में 2001 में आया है वो ऑलरेडी नोट्स में बहुत पहले अवेलेबल था। मैं जिन क्लासेस को ट्रायल बैलेंस पढ़ाता हूं उनको ये क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी नाम दे दो, हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया तो बेसिक चीज अंडरस्टूड मान ली। बस वहीं पर आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है तो ट्रायल बैलेंस पार्ट पर भी आप सिक्योर हो। बस चलिए, बाकी क्वेश्चन आपके हवाले हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पर आइए। 2001 में कुछ छूट गया क्या बीच में? नहीं नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। ये ऐसी गंदी हरकतों की वजह से इंस्टीट्यूट ने चेंज किया। हाँ, ये 6 मार्क्स देख के ही सावी भैया का मूड खराब हो गया। आदत पड़ गई 20 मार्क्स की, इसीलिए उन्होंने मार्किंग का वेटेज कम किया। ठीक है ना, 6 मार्क्स, अरे क्या है। ये उस अटेम्प्ट में, उस दौर में ऐसा बहुत होता था। 20 मार्क्स के क्वेश्चन करने की बच्चों को हैबिट हो गई थी, तो 5 और 10 मार्क्स पर बच्चे वेटेज ही नहीं देते थे। लिटरली इंस्टीट्यूट का एनालिसिस जो उनके सजेस्टेड आंसर में आता था कि कई बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही छोड़ देते। और अब हमारे इस सीए फाउंडेशन में जो प्रेजेंट चल रहा है, 5 और 10 मार्क्स से ऊपर क्वेश्चन इसीलिए नहीं बना रहे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप फाइनल अकाउंट की कैटेगरी में भी रख सकते हो, और एक चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे जाकर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसकी कैटेगरी में भी इसको रख सकते हो। ये दोनों टाइप में कवर होता है। और ये नॉलेज अब आगे 1-2 क्वेश्चन में आएगा, तो ये कोशिश करना कि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। पढ़िए। मिस्टर जैम सबमिट यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर देयर एंडिंग 2001, 31 March 2001. ओपनिंग स्टॉक, परचेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, expense on sale, expense on administration, financial charges, sale. Okay. During the year, damaged goods costing 12,000 were sold for 5,000. करंट ईयर में कोई 12,000 रुपए का गुड्स था और एक्चुअल में डैमेज गुड्स था। डैमेज मतलब टूट फूट गया। ठीक है ना, टूट फूट गया, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, टूट फूट गया। ठीक है ना, तो वो इन्होंने चूंकि टूटा फूटा है, डैमेज है, इसलिए कम भाव में 5,000 रुपए में ही बेच दिया। अब आगे क्या लिख रहा है?
बाइंग द अबाउट ट्रांजेक्शन द जीपी हैज बीन 20% ऑन सेल। इसके अलावा बारिंग दिस मतलब इस ऊपर वाले ट्रांजेक्शन के अलावा सेल पर जीपी रेट 20% है। कंप्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ मिस्टर जेम्स फॉर देयर अर्निंग 31 मार्च 2001। एनपी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना पड़ेगा। यहां ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर मिसिंग है, ढूंढो। ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर मिसिंग है ना। अब देखो ना, अब क्लिक एकदम होना चाहिए। अब वो ब्रेन नहीं हो जो पहले थे। क्लोजिंग स्टॉक सही आइडेंटिफाई किया तूने। अरे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिख रहा है, सही है। और चूंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इसीलिए तो जीपी रेट दे रहा है। अरे यार झटका तो लगना चाहिए, हाँ झटका तो लगना ही चाहिए। तो ये झटका क्यों? अरे यार जीपी रेट तो कभी नहीं देता, ये इतना शरीफ कब से हो गया? ये झटका लगता है, एकदम कुछ नई चीज आएगी तो वहां से आपको समझ में आएगा कुछ तो लोचा है भाई। अब वो लोचा ये है कि यहां पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 12,000 कॉस्ट का गुड्स 5,000 रुपए में सेल कर दिया। क्वेश्चन है ना सामने, हाँ देखो क्वेश्चन में सेल कितना दिया हुआ है? 6,25,000। क्या 6,25,000 पूरा का पूरा अच्छे माल का सेल है? नहीं साहब, डैमेज गुड्स का सेल इसमें इंक्लूड है। कितना इंक्लूड है? 5,000 का। इस 5,000 रुपए के सेल पर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो थोड़ी देर के लिए, ये कैलकुलेशन है अकाउंटिंग नहीं है, थोड़ी देर के लिए 6,25,000 के सेल में से जो डिफेक्टिव गुड्स का सेल है 5,000 का वो डिडक्ट कर दो। लेस सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स कितने का? 5,000। अब 6,20,000 का अच्छे वाले माल का सेल है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल सेल। यस। अब कंपनी ने कितना जीपी कमाया है? 20% ऑन सेल। जीपी 20% ऑफ 6,20,000। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंने 5,000 क्यों हटाया? क्योंकि इस पर प्रॉफिट नहीं हुआ है। 6,25,000 के सेल में 5,000 का डिफेक्टिव सेल इंक्लूड है। करेक्ट जीपी फाइंड करने के लिए उसको हटाना पड़ेगा। तो ये 6,20,000 का 20% 1,24,000। क्या ये जीपी है? क्या ये जीपी है? ना। कितने का? क्या करेंगे? इस पूरे बिजनेस में तुमने अच्छा माल 6,20,000 का बेचा, ठीक है, उस पर 1,24,000 का जीपी कमा लिया। अरे तुमने डिफेक्टिव माल भी तो बेचा। कितने का? कितने में? 12,000 कॉस्ट का 5,000 में क्या हुआ? कौन सा लॉस? ग्रॉस लॉस। भाई ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं? प्रॉफिट ऑन सेल। सेल पर जो प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। और ऐसे ग्रॉस लॉस होता है लॉस ऑन सेल। तो यहां पर ये लॉस पी एंड एल में जाने वाला लॉस नहीं है। डिफेक्टिव होने की वजह से, गुड्स के डिफेक्टिव होने की वजह से उसको कम प्राइस में बेचा जाए तो ये लॉस पी एंड एल में डेबिट नहीं होता भाई। ये आपके ट्रेडिंग को इफेक्ट करता है, राइट है।
क्या एक ही ट्रेडिंग में टू ग्रॉस प्रॉफिट और बाय ग्रॉस लॉस आ सकता है? क्या नेट आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो तुमने ये 6,20,000 का 20% 1,24,000 जीपी अर्न कर लिया, लेकिन 5,000 रुपए में जो 12,000 वाला माल बेचा है, तो इस पर 7,000 रुपए का जो ग्रॉस लॉस हुआ है वो यहीं से लेस कर देंगे। 1,24,000 ग्रॉस प्रॉफिट में से 7,000 रुपए ग्रॉस लॉस माइनस कर देंगे। 1,17,000, ये 1,17,000 रुपए क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये पॉइंट समझ में आया क्या भैया? और बार बार हर दिन एक और बात आ जाती है कि जब आप हाई लेवल की पढ़ाई करते हैं तो आपको अपना माइंड उतना ही वॉश करना होगा, चीजों को ग्रास्प करना होगा। ये थॉट पहले कभी भी नहीं आया, आज आया तो आज के बाद याद रहेगा। अगर आपका कोई गुड्स डिफेक्टिव है और डिफेक्टिव होने की वजह से कम प्राइस पर बिका, 12,000 का गुड डिफेक्टिव है, उसको डिफेक्टिव होने की वजह से 5,000 में बेचना पड़ रहा है, तो इस 7,000 का कोई ऐसा नहीं है कि आप P&L में डेबिट कर दोगे भाई। ये 7,000 का लॉस वहीं पर ट्रेडिंग में इफेक्ट होता है। तो जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उसमें से ग्रॉस लॉस लेस कर दो, फाइनल जीपी 1,17,000 है जो आपके ट्रेडिंग में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ट्रेडिंग मनाना आता है? हाँ, इसकी फोटो वोटो लेना है तो ले लो जल्दी से। भाई एक बार फिर से समझा देता हूं, लेकिन कोशिश करिए एक बार में ही समझ लें। देखो बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में 6,25,000 सेल दिया है, नीचे दे रहा है 12,000 कॉस्ट का गुड्स 5,000 में सेल हुआ। ठीक है, फिर लिखता है बारिंग दिस द जेपी रेट ऑन सेल इज 20%, मतलब इस ट्रांजेक्शन को छोड़कर जीपी सेल का 20% है। 12,000 कॉस्ट का गुड्स 5,000 में सेल हुआ डिफेक्टिव, तो आप क्या करोगे? पहले जो 6,25,000 का टोटल सेल है उसमें से 5,000 का डिफेक्टिव गुड्स हटा दोगे। ये सिर्फ जीपी फाइंड करने के लिए हटाया है, तो 625 माइनस डिफेक्टिव गुड्स 5,000, ये 6,20,000, ये है नॉर्मल गुड्स का सेल। अब इस नॉर्मल गुड्स के सेल पर आपने 20% प्रॉफिट कमा लिया और वो है 1,24,000, ये जीपी है। लेकिन साइमल्टेनियस आपको क्या हुआ? 5,000 में जो सेल हुआ है उसको आपने यहां से हटा दिया, मतलब ये 620 पर जो जीपी निकाला ये वाला, ये आपने बचे हुए सेल पर निकाला। अब 5,000 को लेकर आओ, एक्चुअली 12,000 कॉस्ट का गुड्स 5,000 में सेल हो रहा है, तो 7,000 ग्रॉस लॉस है, ये जीपी और ये जीएल। अब नेट जीपी बचा है 1,70,000। क्या भैया आईफोन और अंजलि आपको समझ में आ गया? नाम नहीं आईफोन है तो आईफोन ही बोलूंगा ना यार, तुम ऑनलाइन पढ़े ही नहीं हो ना, इसलिए तुम्हारे को समझ ही नहीं आ रहा है। डन, वेरी गुड। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। क्या ट्रेडिंग मनाना आता है? कितने इनोसेंट हो यार, मैंने पूछा तो यस सर बोल रहे। ओपनिंग स्टॉक, अब प्रॉपर ट्रेडिंग P&L बन जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस ऑन सेल कहां जाएगा? P&L में। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस P&L में। फाइनेंशियल चार्जेस P&L में। सेल ट्रेडिंग क्रेडिट कितना? 6,25,000 हो गया सब। वो 12 वाला माल जो 5 में बिका वो सेल में इंक्लूड है, कुछ भी मत करना, आप सिर्फ वर्किंग नोट में वैसा करना है जो हमने पढ़ा। और अब डिफरेंस आएगा 2 जीपी, कितना? जो डिफरेंस जीपी आप जनरली बाद में निकालते हो, पहले ही आ गया। वो जो अमाउंट निकाला था मुझे याद नहीं है कितना, 1,17,000। और अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। देख लो सॉल्यूशन में बैलेंसिंग फिगर है, राइट है, ये ट्रेडिंग हो गया। अब बाय जीपी और फिर वो 3 चार्जेस डेबिट में लिख दो। देख लो सब लोग ध्यान से सॉल्यूशन में, कहीं भी 5 और 12 का डिफरेंस 7,000 P&L में नहीं आ रहा है।
ये ऐसा कभी नहीं होता है। और ये थॉट अच्छे से याद रखना, ये अभी कंसाइनमेंट में यूज होगा आगे जाकर, ये पॉइंट है आप, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है। मैंने अभी क्या बोला था, इस क्वेश्चन को फाइनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो या इन्वेंट्री वैल्यूएशन के। एक्चुअली में ये जो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,64,500 आपने फाइंड किया है, इसलिए ये क्वेश्चन इन्वेंट्री वैल्यूएशन का भी बन जाता है, ठीक है। पॉइंट एक ही है बस। चलिए दोस्तों, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन एंड हो गया है। तो 2001 में तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का क्वेश्चन अपन करेंगे कल। चलिए कल मिलेंगे अपन। गुड डे।